ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो दोपहर के 2 बजे का वक्त हो गया है और इस वक्त हम आपको देते हैं कोरोना का हेल्थ अपडेट बुलेटिन। तो मददगार सरकार से पहले आपको हम बताते हैं कोरोना का ताजा हाल क्या है। यूपी में अब तक 6,497 कोरोना के संक्रमित हुए हैं। यह इस वक्त का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश का 6,497 संक्रमित उत्तर प्रदेश में है। इसमें बाराबंकी से 9 केसेस आए हैं, मुरादाबाद में 4 केसेस आए हैं, अयोध्या से 3 केसेस आए हैं, संभल से भी केसेस आए हैं 2 केसेस, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहांपुर से 1 केस आया है, हापुड़ से 10 केसेस आए हैं, कानपुर देहात से भी केस आए हैं, 3 केसेस कानपुर देहात से आए हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से और भी केसेस आए हैं। प्रयागराज से 3 केसेस आए हैं, गोंडा से 2 नए केसेस आए हैं। तो एक तरफ विपक्ष आंकड़ों को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है, आरोप मढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, केसेस लगातार आ रहे हैं। 6,497 का आंकड़ा है उत्तर प्रदेश में और संभल हो, प्रयागराज हो, हापुड़ हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, शाहजहांपुर हो, बाराबंकी हो, मुरादाबाद, इन सारे जगहों से केसेस आए हैं। बाराबंकी से 9 केसेस आए हैं, तो हापुड़ से 10 केसेस आए हैं, मुरादाबाद से 4 केसेस आए हैं। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, ईएमआई पर ब्याज लेने के खिलाफ सुप्रीम सुनवाई। लॉकडाउन में छूट के बाद भी ब्याज लेने पर नोटिस जारी किया गया है। तो ईएमआई पर ब्याज लेने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लॉकडाउन में छूट के बाद भी ब्याज लेने पर नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई को यह नोटिस जारी किया है। मामले में अगले हफ्ते एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ईएमआई धारकों से ब्याज लेने के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका को दाखिल करने के बाद सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस सरकार के साथ साथ आरबीआई को भी भेजा गया है और ब्याज वसूली पर ये नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट तक ईएमआई धारकों ने रुख किया था। एक और बड़ी खबर मिल रही है और अफसरशाही से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अफसरशाही में भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, अफसरशाही में भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई खबर आपको दे रहे हैं। केडीए वीसी की पोस्टिंग में डील का मामला है और मुख्यमंत्री योगी से मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की गई है। तो मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। ये केडीए वीसी की पोस्टिंग डील से जुड़ा हुआ मामला है। नूतन ठाकुर ने यूपी एसटीएफ पर भी सवाल उठाए हैं। डीलिंग वाले आईएएस को बचाने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। संवाददाता संतोष शर्मा इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे। संतोष, क्या कुछ मांग मुख्यमंत्री से की गई है? जो सवाल उठाया गया है, क्या क्या सवाल उठाए गए इस पूरे केस से जुड़े हुए? देखिए, नूतन ठाकुर ने मुख्यमंत्री को जो पत्र भेजा उसमें साफ कहा है कि चूंकि मामला एक हाई प्रोफाइल है और मुख्यमंत्री के विशेष सचिव सुरेंद्र सिंह का नाम जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें आया, लिहाजा इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से जांच करवाई जाए। वहीं दूसरी ओर नूतन ठाकुर के दिए गए पत्र में उस होटल के मालिक अश्विन जायसवाल को बचाने का भी आरोप लगाया गया कि जिस होटल मालिक के कहने पर यह डील हुई या इस पूरी डील का मुख्य किरदार था, उसको एसटीएफ ने बचा लिया। लिहाजा इस पूरे मामले की जांच के लिए मुख्य किरदार जो हैं वो अभी तस्वीर में नहीं आए हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा सभी लोग जो इस करोड़ों की डील में शामिल थे, वो केडीए वीसी को बनाने के लिए 1.25 करोड़ रुपए की जो डील हुई थी, चाहे वो गिरफ्तार हुए लोग हों या अभी तक जो विवादों में आए आईएएस और होटल मालिक हों, इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए और साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय में जो लोग इस पूरे जिनका नाम आया है उन पर भी जांच की जाए, जिसके लिए अब सीबीआई जांच की मांग की गई है। नूतन ठाकुर ने ये 3 पेज का पूरा एक पत्र लिख करके मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग की है। जी संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बढ़ते आगे, एक तरफ कोरोना काल है तो दूसरी तरफ राम की नगरी से अच्छी खबर है। यहां पर राम मंदिर निर्माण का काम जारी है और धीरे धीरे राम मंदिर के सबूत भी मिलने लगे। कुछ दिन पहले राम जन्मभूमि परिसर में खुदाई के वक्त पुराने अवशेष मिले थे। शिवलिंग समेत कई तरह की मूर्ति और अवशेष मिले।
यूं तो लॉकडाउन है, लेकिन प्रशासन की परमिशन के बाद वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग जैसी तमाम बातों का ख्याल रखा जा रहा है। जल्द ही भव्य और शानदार राम मंदिर देखने को मिलेगा, ऐसी तैयारी है। राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट की तरफ से तमाम कदम उठाए गए हैं। इस बीच में खबर है कि राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों का दान भी आ रहा है। 4 करोड़ से ज़्यादा का दान आया है और खुदाई का, उसको समतलीकरण का कार्य चल रहा है। और इसी बीच में कुछ और मूर्तियां मिली हैं खुदाई के दरमियान। ये पुराने अवशेष मिले हैं मंदिर के, और भगवान शिव की मूर्तियां मिली हैं और दूसरे अवशेष यहाँ से मिले हैं। वीरेश पांडे इस खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। वीरेश, चूंकि काम लगातार चल रहा है और क्या कुछ नया मिला है वो आप दर्शकों को बताएं कि ये नया जो मिला है ये क्या है? देखिए, आपदा काल में एक तरह से हम कहें कि एक अच्छी खबर है अयोध्या से। 27 साल तक रामलला त्रिपाल में रहे और अब पिछले महीने अस्थाई मंदिर में गए। निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, समतलीकरण का काम चल रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो मजदूरों को लेकर आ रही है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, जो तराशने वाले, पत्थर तराशने वाले और जो बेहतर कारीगर हैं वो गुजरात से, राजस्थान से और यूपी के मिर्ज़ापुर से बुलाए जाएंगे, ऐसी बात चंपत राय का कहना है। मंदिर के जो ट्रस्ट हैं उससे जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन समतलीकरण के दरमियान बहुत सारे अवशेष मिले हैं, चाहे वो शिव की मूर्ति रही है या तमाम ऐसे हिंदू धार्मिक जो चिन्ह मिले हैं और देवी देवताओं के अवशेष मिले हैं, जिसको लेकर एक उत्साह है। और बार बार रामलला के जो पक्षकार थे वो ये कह रहे थे कि हमारा पक्ष सही है और इस यहाँ एक मंदिर था उसको तोड़ा गया था, तमाम तरह की जो बातें उनके पक्ष के से दी गई थी उसके अवशेष अब मिलने लगे हैं जब खुदाई और समतलीकरण का काम चल रहा है। जो ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, चाहे चंपत राय हों और बाकी 2-3 जो अयोध्या में रहते हैं, अनिल मिश्रा और राजा, जो ट्रस्ट के ट्रस्टी बनाए गए, ये सारे लोगों की मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है और रही बात लॉकडाउन के दरमियान सरकार भी चाहिए कहीं ना कहीं वीरेश की जल्द से जल्द मंदिर बने, क्योंकि फिर आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं, जल्दी चुनाव आएंगे तो इस दरमियान फिर उसको और बढ़ चढ़ कर रखा जाए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ वीरेश, जो ये अवशेष अब मिल रहे हैं, क्या पुरातत्व विभाग के किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई कि कितने पुराने हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं ये मंदिर निर्माण से जुड़े हुए? क्योंकि मंदिर को लेकर कितना बड़ा लंबा विवाद कितने दशकों तक चला है सब जानते हैं, तो ये कितने पुराने अवशेष बताए जा रहे हैं, अगर आपकी बात हो पाई हो तो? देखिए, पुरातत्व विभाग, चूंकि इस लॉकडाउन के दरमियान पुरातत्व विभाग के कोई आधिकारिक बयान इस संदर्भ में नहीं आया है, लेकिन अगर जो साधु सन्यासी वहाँ पर हैं और जिनकी देख रेख में ये खुदाई चल रही है और रामलला के जो ट्रस्टी हैं उनसे अगर बात की जाए तो वो उनका वही दावा है, वही सारे तथ्य हैं, वही सारे उनके फैक्ट्स हैं, वही सारी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्षकारों ने रखी कि ये जो अवशेष मिले हैं वो बेहद पुराने हैं और ये साबित करते हैं कि जो हमारा पक्ष था कि एक भव्य मंदिर वहां था और श्री राम का जन्म हुआ था, तमाम तरह की जो बातें सुप्रीम कोर्ट में पक्षकारों के द्वारा, जो रामलला के पक्षकार हैं, उनकी तरफ से रखे गए थे, वो सारी बातें साधु सन्यासी और इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, हमारे साथ इस बीच ऋषि भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए, सीधा उनसे जानकारी ले लेते हैं थोड़ा सा। ऋषि, आप दर्शकों को बताएं जो नए अवशेष मिले हैं उनमें क्या क्या मिला है और जिन्होंने अवशेष देखे हैं, जो उनकी समझ रखते हैं, वो क्या बता रहे हैं? जी, आपको बता दें, चंपत राय जी वहाँ पर जब खुदाई चल रही थी तो वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे भगवान के कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं, जैसे भगवान की खंडित प्रतिमाएं मिली हैं, कुआं मिला है और ऐसे कई चीज़ें जो मिली हैं, जो पुरातत्व विभाग भी उस पर जांच कर रहा है। ये कम से कम हजारों साल पुराने ये बताए जा रहे हैं, ये मंदिर के अवशेष हैं और उसमें कई चीज़ें ऐसी मिली हैं जो ये बताते हैं मतलब कि मंदिर के ही अवशेष हैं। और रामलला में जो काम चल रहा है उसमें खुदाई के दौरान ये सब मिले हैं और वहाँ पे एंगल काटने का कार्य चल रहा है और समतलीकरण का कार्य चल रहा है, उसमें पेड़ भी काटे जा रहे हैं। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ये कार्य किया जा रहा है। जी ऋषि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो वीरेश, आपने भी सुना कि हजारों साल पुराने ये मंदिर के अवशेष हैं, यानी कि एएसआई की जो रिपोर्ट थी ये उसको और पुख्ता करते हैं। और ये काम शायद पहले हो जाता तो पहले अगर खुदाई होती और इस तरह का कार्य होता तो शायद ये चीजें और पहले मिल जाती।
निश्चित रूप से अगर इस तरह का पहले अनुमति मिलती तो अगर समतलीकरण या राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होता या कोई खुदाई करके देखा होता तो निश्चित रूप से ये जो चीज़ें आज हैं वो पहले भी मिल सकती थी, और जब मिलती तो शायद वक्त दूसरा होता, बात अलग होती, समय अलग होता, पक्ष अलग होता, तो वो समय का तकाजा है। लेकिन अब जब समतलीकरण का काम शुरू हुआ है, एक शुभ काम है, तो जो चीज़ें मिल रही हैं वो सबके सामने होगा, और उम्मीद ये की जा रही है कि जब काम और आगे बढ़ेगा तो ऐसी चीज़ें और भी सामने आएंगी। जो हिंदू पक्षकार थे, जो रामलला के पक्षकार थे, जो सारे तथ्य बताते थे या सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने रखा है, इसको लेकर उनमें उत्साह है कि जो हम कहते थे वो बात सच हो रही है, और इस बात को लेकर वो काफी सकारात्मक हैं, और उनको एक बात का भरोसा है और ये उम्मीद है कि जैसे जैसे निर्माण का काम शुरू होगा वहां और भी ऐसे अवशेष मिलेंगे कि हमारे दावे और पुख्ता होंगे और सच दुनिया के सामने आएगा कि हम जो कहते थे वो झूठ नहीं कहते थे। इसलिए वो एक उत्साह है, सकारात्मकता है उनके बीच में, और ये बात सारे साधु सन्यासी और जो पक्षकार हैं वो कह रहे हैं। रही बात मंदिर निर्माण की, तो वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन का वक्त है, कोरोना काल है और मजदूर कम है वहाँ पे, इसलिए जो मंदिर की के लिए जो पत्थर तराशने का काम मजदूर करते थे, जो वहाँ लगे हुए थे निर्माणशाला में, उनको बुला लिया गया है और उनके माध्यम से ये काम कराया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि इस लॉकडाउन के दरमियान 4 करोड़ 60 लाख रुपए का दान भी दान पत्र में पड़ चुका है, और जो इस मंदिर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो लोग हैं, उनका कहना है कि ये जो प्रक्रिया है निरंतर चल रही है। लॉकडाउन मात्र में 4 करोड़ 60 लाख आया है। सबकी इच्छा है कि भव्य और दिव्य मंदिर बने, और इसलिए जो पैसे आ रहे हैं दानदाताओं के द्वारा उसका उपयोग भी किया जा रहा है। जो ट्रस्ट के महामंत्री हैं चंपत राय, उस जहां निर्माण कार्य चल रहा है उसी के पास एक भवन है, उसी में वो रह भी रहे हैं, तो उनकी देखरेख में और ट्रस्टियों की देखरेख में भव्य राम मंदिर लगातार काम भी चल रहा है, निर्माण कार्य, और नई नई चीजें भी निकल कर आ रहे हैं। वीरेश आपका और ऋषि आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जो अवशेष पहले मंदिर का हिस्सा रहे होंगे, अब समतलीकरण का काम चल रहा है, तो एक एक करके वो बाहर निकल रही चीजें, और एक एक करके उन चीजों को बाहर बताया भी जा रहा है। कुछ वक्त के बाद हो सकता है कि लॉकडाउन जब पूरी तरह से खुले तो इन जो अवशेष मिल रहे हैं इनके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए कि कितने साल पुराने हैं, और मंदिर का ही हिस्सा थे या नहीं थे, और किस जगह पर थे, सारी जानकारियां उनके द्वारा मुहैया करवाई जा सकती हैं। आगे बढ़ रहे हैं, गोरखपुर से बड़ी खबर आपको देते हैं। एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है गोरखपुर में। पाकिस्तान का राग गाने वाले शिक्षक सस्पेंड कर दिए गए हैं। वो शिक्षक जिन्होंने संज्ञा नाउन का उदाहरण देते हुए पाकिस्तान का खूब राग गाया, पाकिस्तान की आर्मी का राग गाया, और ऐसे में उनको सस्पेंड कर दिया गया। ऑनलाइन क्लास में पाकिस्तान का गुणगान शिक्षिका ने किया था। 1 हफ्ते में शिक्षिका से जवाब मांगा गया। हालांकि उन्होंने अपनी चूक को स्वीकार किया, लेकिन जिस तरह के एग्जाम्पल्स थे वो एग्जाम्पल्स चूक से ज्यादा इशारा कर रहे थे कि जानबूझकर किया गया हो। जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल की ये शिक्षिकाएं सस्पेंड कर दिया गया है। यहां तक कि जो स्कूल प्रबंधन था उन्होंने भी ये बयान दिया था कि शिक्षिका की गलती दिखाई दे रही है, और ये टीचर साहिबा, आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो छात्रों को बता रही थी संज्ञा, तो किसी भी देश का जिक्र किया जा सकता था, भारत का जिक्र किया जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान की सेना की तारीफ की गई थी कि पाकिस्तान की सेना बहुत अच्छी है, पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है। इस तरह के एग्जाम्पल्स उसमें थे, इस तरह के उदाहरण दिए गए थे। और उसके बाद जब शिकायत की गई परिजनों की तरफ से, तो मामले में स्कूल प्रबंधन ने मामले में देखा, कुछ व्हाट्सएप पर भी इस तरह के एग्जाम्पल्स भेजे गए थे मैडम की तरफ से, तो जांच की गई तो दोषी पाए गए और जवाब भी मांगा गया। जवाब भी उनका संतोषजनक था नहीं, लिहाजा सस्पेंड कर दिया गया। उधर डीएम के आदेश पर आज से गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर सील हो गया है। नई गाइडलाइन के तहत सीमा को खोला गया था, लेकिन अब बढ़ती मुश्किलों को लेकर फिर से बॉर्डर सील करने का फैसला लिया गया। हालांकि कोरोना योद्धाओं को सुबह 9 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद आने की इजाजत होगी। डॉक्टर, पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी, मेडिकल स्टाफ अपना आई कार्ड दिखाकर आ जा सकेगा।
यहाँ पे शॉप्स हैं, दिल्ली से अप डाउन कर रहे हैं, सब्जी लेने वहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो रात में हायर लेवल पे जिलाधिकारी महोदय ने मीटिंग की थी। इसमें मेडिकल टीम का जो भी सुझाव था उसमें इस टाइप से चीज़ें आई थी कि बॉर्डर पे प्रॉपर इसको और सख्ती किया जाए, चेकिंग रखा जाए। उसी के क्रम में चल रहा है। आज पहला दिन है, हम लोग काफ़ी रिलैक्स कर रहे हैं इसको। हरदोई से अब आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां पर बिना परमिशन के खाना बांटने पर एफआईआर दर्ज हुई। वीडियो वायरल हुआ एक, और वीडियो वायरल होने के बाद अब कार्रवाई की गई है। बिना परमिशन खाना बांटा गया था, लिहाजा एफआईआर दर्ज हो गई। ट्रेन में यात्रियों को बिना इजाजत खाना बांटा गया था। 12 नामजद 100 अज्ञात के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ, केस दर्ज हुआ है। ट्रेन में बिना इजाजत खाना बांटा गया था, पानी बांटा गया था, जबकि ट्रेन के भीतर व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके बाद भी बाहर से ये खाना गया, ये पानी गया। और वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। आप ट्रेन में देख सकते हैं, ट्रेन रुकी कुछ देर के लिए, इतने में लोग पहुंचे। हालांकि उनकी भावना सेवा की रही होगी, लेकिन इस वक्त सेवा भाव से ज़्यादा ज़रूरी है कि कोरोना को कैसे दूर रखा जाए। ये प्रवासी श्रमिक हैं जो अपने घरों को जाना चाहते हैं, और इस बीच में ट्रेन में थे तो कुछ लोग ट्रैक के बिल्कुल नज़दीक पहुँचे, और ट्रैक के नज़दीक पहुँचने पर खाना बांटने लगे, पानी बांटने लगे, कुछ फल बांटने लगे। लेकिन परमिशन इनको सरकार से लेनी चाहिए थी, वो परमिशन नहीं ली गई। परमिशन नहीं ली तो अब मुकदमा दर्ज हुआ, केस दर्ज हो गया है। हरदोई से ये खबर। तो 12 नामजद और 100 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव ने फिर से तंज कसा है। कल्याण आयोग को लेकर इस बार अखिलेश यादव का तंज असफलताओं से ध्यान हटाने का तरीका है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है तो फिर नया क्यों? जब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है आपके पास तो फिर ये नया कल्याण आयोग क्यों? यह असफलताओं से ध्यान भटकाने का तरीका है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए बातें कही। अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया से तो तंज कस रहे हैं, एक्टिव है, ट्विटर पर लिखते हैं, ट्वीट कर रहे हैं। अब 14 लाख से ज़्यादा श्रमिकों को चिन्हित कर दिया गया है, उनकी स्किल मैपिंग की गई है, अभी बाकियों की भी की जा रही है। इस बीच में कल्याण आयोग योगी सरकार की तरफ से प्रवासी श्रमिकों को नौकरी, उनको उत्तर प्रदेश में कैसे स्थापित किया जाए, कैसे अब यहाँ पर रोजगार उनको दिया जाए, संबंध में बनाया गया। और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा कि कल्याण आयोग की जरूरत क्या है जब आपके पास पहले से ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। ये ट्वीट है अखिलेश यादव का कि अब श्रमिकों के लिए नया आयोग बनाया जा रहा है, जबकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है तो फिर नया क्यों? ये सवाल वो पूछ रहे हैं कि जब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पहले से है तो चाहे नीति आयोग हो या फिर कोई नया कोष, या अब ये श्रम का विषय जो है उसका उपयोग, उन्होंने आगे लिखा है, उपयोग ना करके हर एक मुद्दे पर कुछ नया बनाने की कोशिश है, प्रयास ये क्यों किया जा रहा है? दरअसल योगी सरकार ने फैसला किया है कि अब माइग्रेशन कमीशन का नाम कामगार श्रमिक कल्याण आयोग होगा, और इसकी जानकारी यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दी है। यह आयोग श्रमिकों एवं कामगारों के सेवायोजन, रोजगार, स्किल मैपिंग और कौशल विकास के क्षेत्र में आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1-2 दिन में आयोग के गठन की कार्रवाई भी सुनिश्चित कर ली जाए, और अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम का काम भी जोरों पर है प्रदेश में। तो कुछ पॉइंटर्स के जरिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मदद का प्लान क्या है योगी सरकार का। ये मदद का प्लान है कि जो प्रदेश में लौटे हैं प्रवासी, उनको रोजगार मिले, वो यहाँ पर रुक पाए, घर उनके पास हो अपना। अब एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।